तो हाय ऑल, हम लेके आ चुके हैं अपनी नई वीडियो और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जैसे अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने टॉर्क और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल और स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया आपको, ऐसे ही इसके अंदर हम डाइपोल की एक और प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं या फिर एक और चीज़ पढ़ रहे हैं जिसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जब भी किसी डाइपोल को हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो आपने देखा था टॉर्क लगती है, ठीक है ना। तो वही चीज़ का यूज़ करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे किसी डाइपोल में स्टोर होती है। यूजुअली जैसे अगर हम डाइपोल को किसी एक ओरिएंटेशन में रख दें तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगी और वो टॉर्क उसे अलाइन करना चाहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। मीन्स उसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए, तो वो वैसा करना चाहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसके अंदर ये ध्यान में देना है कि अगर हम उस टॉर्क के अगेंस्ट, जो टॉर्क इस बॉडी पे लग रही है, उस टॉर्क के अगेंस्ट इसे रोटेट कराना चाहें, देन वी नीड टू डू सम अमाउंट ऑफ वर्क एंड दैट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दिस डाइपोल। ठीक है, तो चेकआउट कर लेते हैं कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर देखो ये डाइपोल है और ये डाइपोल अभी मैंने एक ओरिएंटेशन में रखा है जिसका हमने थीटा एंगल ले रखा है। अब आपको पता है यहाँ पे टॉर्क लगेगी और वो टॉर्क इसे अलाइन करना चाहेगी सीधा, मतलब ऐसा है ना, तो ऐसे अलाइन करना चाहिए। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर मूव कराना चाहता हूँ। मतलब ऐसे है ना, तो थोड़ा और मूव कराना चाहता हूँ। यूजुअली ये ऐसे तो नहीं जाएगा, ये जाना चाहिए ऐसे, बिकॉज टॉर्क इसे नीचे मूव कराना चाहते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा ऊपर मूव कराना चाहते हैं। तो हमें पता है कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें खुद से वर्क करना पड़ेगा। सो हम उसी चीज को निकालेंगे, दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in rotating the dipole through an angle d theta। ठीक है, that small amount of work, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, तो इसलिए वहां पे जो वर्क होगा वो वर्क भी बहुत कम होगा। ठीक है, हमें वो वर्क निकालना है, दैट वर्क विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज वो वर्क ही किसमें स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। और मैं आपको दिखाऊंगा विजुअली कि पोटेंशियल एनर्जी में कैसे स्टोर हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी में ही क्यों स्टोर हो रहा है। तो आपको ये चीजें थोड़ी सी याद रखेंगे। ठीक है, हम मेरे फ्यूचर चीज़ों में भी यूज़ करेंगे। मैं आपको जब क्लास 11 की चीज़ें डिस्कस करूंगा तो वहाँ पर भी इनके बारे में थोड़ा आइडिया आएगा। वर्क डन और एनर्जी का एक चैप्टर आता है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं कुछ छोटे से पॉइंट्स उनको डिस्कस करना चाहता हूँ। यूजुअली बच्चे करते तो हैं, लेकिन आपको उनका थोड़ा प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए। तो क्या है कि 4 तरीके से मैंने वर्क को लिखा है। वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, दैट इज एफ डी कॉस थीटा, and dw is equals to f dot ds, w is equals to torque dot theta, that is angular displacement, and dw is equals to torque dot d theta। ठीक है, तो आपको ये चीजें अगर दिख रही हैं तो चारों के चारों वर्क के फॉर्मूले हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप इसको यूज करेंगे। तो मैं आपको पहले दो को डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ये दोनों तब लगते हैं जब आपका डिस्प्लेसमेंट ट्रांसलेशनल हो, बेसिकली स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, ऐसा आपकी बॉडी रोटेट नहीं कर रही हो। अगर बॉडी रोटेट करेगी देन इन दैट केस वी विल यूज these two formulas of work done to calculate the work done। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वाले फॉर्मूले यूज कब करने हैं, जब ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है। ट्रांसलेशन मतलब जैसे कि ये एक एग्जांपल ले रखा है, इस एग्जांपल में देखो कि एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है F, उस मास वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आप ले जा रहे हैं डी डिस्प्लेसमेंट पे। तो यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी सीधा चल रही है, रोटेट तो नहीं कर रही है ना। तो इन दीज केसेस वी विल यूज दीज टू फॉर्मुलेस। नाउ अगर इन दोनों को यूज करना है तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कौन सा वाला कब यूज करना है, कौन सा वाला कब यूज करना है। तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ एफ डॉट डी, मीन्स एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस डिस्प्लेसमेंट में फोर्स लग रही है एंड वर्क डन हो रहा है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इस फोर्स की वैल्यू विल रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, देन वी कैन से दैट दिस 2 मीन्स, अगर f की वैल्यू अगर आप 2 ले लें तो दिस 2 विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट d, एंड वी विल यूज दिस 2 इन दिस पोजीशन और इन दिस वैल्यू 2 और इनटू दैट डिस्प्लेसमेंट जो वो कवर कर रहे हैं, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बट इन अदर केसेस और लाइक अगर फोर्स की वैल्यूज चेंज होती रहे, जैसे कि अगर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हुआ, फोर्स की वैल्यू 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, मींस फोर्स कीप्स ऑन चेंजिंग थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, देन हम वहाँ पर वो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर क्या आ रहा है, सिर्फ एक वैल्यू है f की, वो f की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे। आपको पता है कि वो वैल्यू यहाँ पे तो एक वैल्यू तो नहीं है ना, देयर आर सेवरल वैल्यूज। सो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें वहां पर दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज dw इक्वल्स टू f डॉट ds। और वो फॉर्मूला क्यों यूज किया जा रहा है और है क्या, थोड़ा सा उसको पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, एंड अगर ये फोर्स की वैल्यू वेरिएबल है, तो आपको पता होना चाहिए
कि हर पोजीशन पर फोर्स की वैल्यू कुछ और ही होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर एफ को कांस्टेंट करना चाहते हैं, मतलब हम ऐसा कुछ करेंगे एफ की वैल्यू बहुत स्मॉल अमाउंट में चेंज हो, तो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में चेंज हो, सो दैट वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, मान लीजिए ये डी एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब ये बॉडी से यहाँ से थोड़ा सा ही डिस्प्लेस करी है, एंड ड्यूरिंग दैट डिस्प्लेसमेंट वी कैन assume that the value of f remains constant or there is a negligible change in the value of f, ठीक है। तो that is f, and उस displacement के लिए अगर मैं वर्क डन निकालूं then that work done is f ds cos theta, and this work done is known as dw, that is small amount of work is done through a displacement ds of this block m, okay। सो वो वर्क डन को हम dw से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, वैसे इसका फिर क्या करेंगे, ऐसे ही हम छोटे छोटे वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन निकालने के लिए थ्रू दिस डिस्प्लेसमेंट डी वी विल इंटीग्रेट दिस, वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम लिमिट्स 0 to w और 0 to s, whatever it is written over there, whatever it is given, so उसके अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज आउट कर लेंगे। तो आपको ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में चीज़ों को डिफरेंशिएट करने में क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। दूसरी चीज देखिए, अगर यही दो आपको बात करें तो मैंने बता दें ये दोनों कब यूज होंगे, जब रोटेशन का फॉर्मूला यूज होगा। रोटेशन का फॉर्मूला यूज होगा तो मतलब आपको सेम ही है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, जब टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, एंड ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, जब टॉर्क की वैल्यू विद डिस्प्लेसमेंट चेंज होते जाएगी। मींस टॉर्क अगर चेंज हो रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ, जैसे जैसे बॉडी रोटेट कर रही है वैसे वैसे अगर टॉर्क चेंज हो रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो अपना केस देख लेते हैं, अपना केस रोटेशन का है, बिकॉज द बॉडी इज नॉट ट्रांसलेटिंग, तो वी विल यूज आइदर दिस और दिस। तो हमें चेकआउट करना है कि ये वाला कैसे यूज करेंगे या ये वाला कैसे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि टॉर्क के फॉर्मूले में थीटा आ रहा है, टॉर्क के फॉर्मूले में थीटा आ रहा है, तो मींस अगर थीटा की वैल्यू चेंज होगी, अगर थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो टॉर्क भी चेंज होगा। एंड यू आर सेइंग दैट, तुम इसे यू आर सेइंग दैट यू आर मूविंग दिस डाइपोल थ्रू एन एंगल डी थीटा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि टॉर्क की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, एज यू आर चेंजिंग दिस थीटा देन टॉर्क विल चेंज। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे होगे ना, देन टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि टॉर्क यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, एंड मैंने वही फॉर्मूला यूज किया, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टी डी थीटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वैल्यू में डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू यूज कर दे रहे हैं। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करते टाइम आपको लिमिट ध्यान रखनी है, लिमिट ध्यान रखना है 0 से w, बिकॉज इनिशियली आपने कोई वर्क नहीं किया है, एंड जितना भी आपको यहाँ तक लगेगा वर्क वो w हमने w से डिनोट कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने थीटा 1 और थीटा 2 वैल्यूज नहीं है, बट यहाँ पर कोई थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज का कुछ दे नहीं रखा है, तो मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ कि थीटा 1 और थीटा 2 क्या है। थीटा 1 इज द इनिशियल एंगल बिटवीन p एंड e, एंड थीटा 2 इज द फाइनल एंगल बिटवीन p एंड e। मींस इनिशियली अगर बॉडी यहाँ पे रखी है ना, आप उसको थोड़ा इतना रोटेट करा देते हैं, या डाइपोल को इतना रोटेट करा देते हैं, द फाइनल एंगल विच p एंड e आर विल मेक आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस डाइपोल, वो एंगल को थीटा 2 से डिनोट किया गया है। तो वो एंगल को थीटा 2 यहाँ लिख दिया, एंड p e sin थीटा इज द वैल्यू ऑफ t टॉर्क, एंड d थीटा इज देयर, एंड cos कहाँ पे गया। तो आपको ये भी थोड़ा आप अपने राइटिंग थंब रूल से यूज करके निकाल सकते हैं कि मैंने टॉर्क की डायरेक्शन निकालना आपको बताया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें, माइनस क्यू से क्यू, या फिर ऐसे आप देख लीजिए p, दिस इज e, तो ये p है, दिस इज e, p क्रॉस e, टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ड आ रही है, ठीक है। अब टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ड आ रही है, अब टॉर्क जो इसको रोटेट कराना चाहता है, बिकॉज टॉर्क की वजह से मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो टॉर्क इसको रोटेट कराना चाहता है, वो कैसे रोटेट कराएगा, ऐसे रोटेट कराएगा नीचे की तरफ को, क्योंकि अलाइनमेंट ऐसा आएगा। तो आपको पता होगा कि थीटा की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो थीटा की डायरेक्शन आप फिर से राइटिंग थंब रूल निकालेंगे, आपको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, तो थीटा की डायरेक्शन भी इनवर्ट आएगी। तो इसमें क्या होता है कि टॉर्क की डायरेक्शन और थीटा की डायरेक्शन सेम आती है, इस वजह से वहां से cos 0 से 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बार इस पर बात कर लेंगे, और यहाँ से cos 0 की वजह से वो 1 लगा दिया। अब p and e are constant, and as I mentioned in last class, p and e are constant, they will come out, एंड साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आपको सभी को पता है कि माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस इज देयर, लिमिट्स डालेंगे थीटा 1 से थीटा 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैंने माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 बन जाएगा, एंड दिस वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दिस डाइपोल। हाउ, जो कि मेन क्वेश्चन है, ये पोटेंशियल एनर्जी में आपको कैसे पता चल रहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जा रहा है। आप खुद से देखो,
कि ये बॉडी को मैं अगर इस पॉइंट ऐसे रख दूँ -q से +q, इनिशियल स्टेज है, तो ये तो इक्विलिब्रियम स्टेज है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर मैं इसको यहाँ से उठाकर ऐसे रखूँ, ये तो मैंने रखा ना, ऐसे उठा के ऐसे रख दिया, बट आफ्टर दैट अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या होगा, ये अपनी पोजीशन को खुद ही रिगेन करेगा। आपने ये नहीं सोचा कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को कैसे रिगेन कर सकते हैं खुद, क्योंकि उसके पास कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी की वजह से ही वो ऐसा कर पा रही है। बिकॉज इफ आई एम डूइंग सम वर्क, इफ आई एम डूइंग समथिंग, देन आई मस्ट हैव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एनी फॉर्म, बट मेरे पास होगी जरूर। As the object is not moving, as the object is not having some velocity, we can't say that there is some kinetic energy in this body, or we can also say that as the body is at rest, it is not moving or it is not translating, then kinetic energy is zero, जो कि मैं बोल रहा था। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ही क्यों आ रही है, तो वो भी आप चेकआउट करके देख लो कि अब ये बॉडी जब इस ओरिएंटेशन में रखी जाएगी तो खुद ही मूव करके ऐसे आ जाएगी। तो इट इज डिस्प्लेसिंग ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो आपके पास कहीं ना कहीं से एनर्जी थी, तो वो एनर्जी कहाँ से आई थी, वो एनर्जी वर्क डन करने से थी। जब मैंने इसको यहाँ से ऐसे लेके गया था तो जो वर्क डन हुआ, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड डाइपोल ने वो पोटेंशियल एनर्जी यूज करी और उस पोटेंशियल एनर्जी से वो अपनी ओरिएंटेशन में वापस आ गया। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है, एंड आपके अंदर वैल्यूज आपको बता दी, ये वैल्यूज इनिशियल वैल्यूज, दिस फाइनल वैल्यू। तो ये आप याद रखिए, फॉर्मूला बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज कर सकते हैं, बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर बहुत सारे हायर लेवल एग्जाम जब आप देते हैं तो उनमें ऐसे फॉर्मुलेज ही याद होने चाहिए आपको। मतलब ऐसा नहीं कि डेरिवेशन ही बार बार करेंगे, तो फॉर्मुलेज याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज हो गई है। इसके बाद if initially dipole is making θ1 is equals to 0, and if I want it to make θ2 equals to θ, then u is equals to pe1 minus cos θ, means मैंने यहाँ पे θ1 की वैल्यू 0 डाल दी, θ2 वैल्यू θ डाल दी, then it will give you 1 minus cos θ। means initially dipole ऐसा रखा हुआ था इस ओरिएंटेशन में -q से +q। आपको पता है जब -q से +q रखते हैं तो θ 0 हो जाता है, तो इनिशियली θ 0, एंड मैंने उसको θ एंगल पे लेके चला गया, तो मैंने इतना पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर करा दी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इतना ही है वैसे। और कुछ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है क्लास 11 और क्लास 12 में कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हायर लेवल में यार पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की फॉर्म्स में पढ़ते हैं, तो हम उसको इंट्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको बहुत ओवरव्यू दिया है, छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब उसके बाद बहुत टर्म्स है पोटेंशियल एनर्जी की, वो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। अगर कहीं पे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का कोई कंसेप्ट आएगा तो वहाँ पे मैं इसको थोड़ा और अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो के लिए बने रहें, और पूरी प्लेलिस्ट को एक बार अच्छे से देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर लो यार, जितना तुम समझ सकते हो उतना कर लो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ, बाय।